हम सभी अपने जीवन में कई सारे कार्ड्स यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, शादी का कार्ड, ऑफर का कार्ड, और ये कार्ड भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज होते हैं। किसी में फ्यूल पर पैसा बचता है तो कहीं पर डिनर पर पैसा बच जाता है, किसी से शादी में शामिल होने का मौका मिलता है। लेकिन इन सब के इतर एक और कार्ड ऐसा है जिस पर देश के इन माइनॉरिटीज का पहला हक है, वो है विक्टिम कार्ड। और इस विक्टिम कार्ड को इस देश के मुसलमान अपने हर गुनाह की सजा में डिस्काउंट पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हर कार्ड के लिए मास्टर कार्ड और वीजा जैसी एजेंसी होती है, वैसे ही इस विक्टिम कार्ड को फैसिलिटेट करने के लिए भी जमीयत उलेमा हिंद और इस्लामी मीडिया जैसे संस्थान लगे रहते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम लायबिलिटी के वादे के साथ इन्हें उकसाया जाता है कि जो गुनाह करना है कर लो, आखिर में ये कार्ड स्वाइप ही कर लिया जाएगा। और आज जिस केस के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो इसी विक्टिम कार्ड की कहानी है, एक सच जिसे पलटने की कोशिश की जा रही है। तो हुआ ये कि रमजान के पाक महीने में होली आ गई और ईमान के पक्के मुसलमानों ने कहा कि भाईचारे का सतरंगी ठीक है, लेकिन हमारे ईमान के सफेद कुर्ते और काले बुर्के पर तुम्हारी होली का रंग नहीं आना चाहिए। तुम काफिर हो और तुम्हारा रंग भी काफिर ही है। फिर भी हिंदुओं ने सोचा कि भाईचारा है, एक मोहल्ले में इतने सालों से रहते हैं, इनकी ईद में सेवैयां भी हम खा लेते हैं, ऐसे में इन्हें होली से क्या ही दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हिंदू गलत थे। होली खेलते ही आफत आ गई। 4 मार्च को होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में एक मकान की छत पर खड़ी 9 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपने ही घर के किसी सदस्य पर रंग का गुब्बारा फेंका, लेकिन वो गुब्बारा इफ्तारी का सामान लेने जा रही एक रोजेदार के काले बुर्के पर गिर गया। और फिर क्या हुआ, बवाल मच गया। मजहबी ईमान पर काफिर रंग गिर गया था, उसे धुले जाने की जरूरत थी। इसीलिए उस हिंदू परिवार पर ईमान बचाने आए लोगों की भीड़ के द्वारा हमला कर दिया गया। जब भीड़ छटी तो उस हिंदू परिवार के 26 वर्षीय नौजवान तरुण का शरीर निष्प्राण था और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने औपचारिक रूप से उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक की सारी बातें तो सच हैं और सारे तथ्य ये स्थापित करते हैं कि ये एक मॉब लिंचिंग थी, लेकिन अब उस मास्टर कार्ड के आने का वक्त हो गया था। पूरे हिंदुस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह पहुंचा दी गई। हर किसी को पता चल चुका था कि मुसलमानों की भीड़ के द्वारा एक हिंदू नवयुवक की मॉब लिंचिंग की जा चुकी है। लेकिन फिर यहाँ आया विक्टिम कार्ड। मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ को बचाने का क्रम शुरू हुआ। हमने एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि कैसे उस महिला से वीडियो बनवाए गए, उसे सर्कुलेट किया गया और कैसे उसकी आड़ लेने की कोशिश करते हुए विक्टिम कार्ड खेलने का प्लॉट तैयार किया गया। इस वीडियो में हम आपको विक्टिम कार्ड के पर्दे के पीछे काम करने वालों के चेहरे दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस्लामी नैरेटिव कैसे काम करता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कैसे इनकी रिपोर्टिंग होती है। सबसे पहले नाम आता है मीर फैजल नाम के इस मुसलमान का। ये कथित तौर पर पत्रकार है। इस्लामी देश कतर से सरकारी संस्थान अल जजीरा में इसने काम किया है, जहां से इसे इस्लामी इकोसिस्टम में पब्लिसिटी और पैसा दोनों मिला। जिसके बाद मीर फैजल ने अपनी इस्लामी मीडिया संस्थान बनवाया, द ऑब्जर्वर पोस्ट। जब पूरा भारत इस सच को जान चुका था कि तरुण का कत्ल इस्लामी भीड़ ने किया है, तभी उस कातिल परिवार की एक महिला का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वो अपने दुखड़े रोते हुए मुसलमानों से सड़कों पर उतरने की अपील कर रही थी। इससे कुछ घंटे बाद एक प्रोफेशनल सेटअप में उसी मुस्लिम लड़की का इंटरव्यू ऑब्जर्वर पोस्ट के द्वारा किया जाता है। इस इंटरव्यू में तरुण पर उसकी हत्या की घटना के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है। साफ दिख रहा था कि ये झूठ है। मजहबी मॉब लिंचिंग को छेड़खानी के बाद हुआ झगड़ा बताने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये कोशिश कुछ हद तक सफल भी रही। पूरे इंटरनेट पर इन क्लिप्स को ऐसे चलाया गया कि ये दूसरी साइड की स्टोरी है, जबकि सच सबको पता है कि इस घटना की दूसरी साइड की कोई स्टोरी ही नहीं है, कोई ऐसा पहलू छुपा ही नहीं हुआ है। सीधी सी बात यह है कि एक हिंदू लड़के को रमजान के महीने में मुसलमान भीड़ ने घेर कर मार दिया। इसीलिए मार दिया था कि एक होली का गुब्बारा उनका मजहब खतरे में ला रहा था। इसीलिए मार दिया गया क्योंकि हिंदू लड़का हिंदू था। इस इस्लामी मीडिया और इन्फॉर्मेटिव इकोसिस्टम के इस घटना में इन्वॉल्व होने से पहले दूसरा पक्ष भी होली का रंग डालने को ही इस घटना की शुरुआत बता रहा था। लेकिन अब कहानी बदली जा रही थी। बड़े बड़े इस्लामी और सेक्युलर ट्विटर अकाउंट्स के द्वारा ये नैरेटिव स्थापित किया जाने लगा कि यह मामला छेड़छाड़ और उससे उपजे विवाद का है। साथ ही उन वीडियोस को भी शेयर किया जाने लगा जो इस मॉब लिंचिंग के बाद आसपास के हिंदुओं के विरोध की थी। हिंदू गुंडे टैग्स के साथ इन क्लिप्स को वायरल किया जाने लगा, जिसका मकसद इस केस में इस परिवार के मुसलमानों को अपराधी की जगह अधिक विक्टिम बनाने का था। इसके साथ ही AIMIM के शोएब जमाई जैसे कट्टर मुसलमानों ने इस्लामी मीडिया द्वारा बनाई गई क्लिप्स को शेयर करना शुरू किया। फ्रीडम ऑफ एथिकल जर्नलिज्म FOEJ नाम के और नए अंकुरित हुए कथित मीडिया संस्थान की तरफ से रिपोर्टिंग का एक सिलसिला शुरू किया गया, जिसका दावा दूसरे पहलू दिखाना था। घटना से लेकर 8 मार्च तक 4 दिन कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। जिस वक्त मुसलमानों की भीड़ के द्वारा उत्तम नगर में लिंचिंग की जा रही थी, उस समय इनके वेबसाइट और हैंडल अली खमेनेई की मौत पर मातम मना रहे थे।
8 मार्च को जब एमसीडी का बुलडोजर उन कातिलों के घर पहुंचा तो इन्होंने विक्टिम पेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद कम से कम 8 वीडियोस बनाई गई, जिसमें उस लड़की का प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा एक वीडियो इंटरव्यू की तरह निकाला गया। इसमें एक नया खेल था, कहाँ है रिजवान। आगे चलकर ये ट्विटर का नंबर 1 ट्रेंड बन गया था। अरफा जैसी पुरानी बीवियों ने भी रोजे के बीच 2 बूंद आंसू बहा दिए। दरअसल इस इंटरव्यू में भ्रामक रूप से ये कहा गया है कि मुस्लिम परिवार का एक 14-15 साल का लड़का रिजवान गायब कर दिया गया है। पुलिस पर आरोप लगाए गए। महिला की छेड़छाड़ और बुलडोजर के बाद एक नया एंगल लाया गया इस बच्चे का, जबकि सच तो यह है कि उस मॉब लिंचिंग में वो भी शामिल था और पुलिस ने उसे पकड़कर बाल सुधार गृह में भेज दिया था। ये सच शायद उस लड़की को पता था, लेकिन अब ये लोग अपनी आकाओं के इशारों पर नाच रहे थे। आकाओं ने कहा कि विक्टिम कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आंसू के बहाने ढूंढ कर रखो। हर कदम पर रोना होगा। कत्ल तरुण का हुआ है, लेकिन पीड़ित तुम्हें ही दिखना होगा। मकतूब मीडिया जैसे अनगिनत नामों वाले हैंडल्स जो मीडिया का भेस बनाए घूम रहे हैं, इन सभी ने बाकायदा कैंपेन के तहत इस पूरी घटना के असली पहलू को पलटने की कोशिश की। और जब इंटरनेट पर ठीक ठाक धुंध फैल गई, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन 3 दिनों में इस्लामी मीडिया इकोसिस्टम ने पिच तैयार कर दी थी। जिस घटना का कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं, उसमें भी मुसलमान को विक्टिम पेंट कर दिया गया। इसके बाद एंट्री होती है आका की। जमीयत उलमाए हिंद अब खुलकर खेल खेल रहा था। 10 मार्च की शाम दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से जमीयत के कुछ सदस्य जाकर मिलते हैं। इंटरनेट पर फोटो डाली जाती है, लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि तरुण की मॉब लिंचिंग के बाद मुसलमान डर रहा है, उत्तम नगर में कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, उकसाने वाली एक्टिविटीज हो रही हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, हमारी सिवैयां डर रही हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ने जाने से डर लग रहा है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कम्युनल टेंशन को बढ़ा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं एक खांचे में रखकर देखना चाहूं तो एक ही बात समझ में आती है कि आज भी नैरेटिव के खेल में मुसलमानों के पास जो सिस्टम मौजूद है वो हिंदुओं के पास है ही नहीं। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की मॉब लिंचिंग करने के बाद भी एक मुसलमान परिवार अगर खुद को विक्टिम दिखाने जा रहा है तो सोचकर देखिए सामने कितनी बड़ी तैयारी पहले से ही है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये सब कुछ होता कैसे है, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है और इनको बैकअप कौन देता है। तो उत्तम नगर की इस घटना के बाद कुछ और इस्लामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आए। उनमें से मुख्य रूप से आपको एक नाम के बारे में तो पता होना चाहिए, हैदराबाद यूथ करेज नामक संस्था का कर्ता धर्ता सलमान खान। भारत में कहीं भी मुसलमान कुछ गलत करे, सरकारी जमीन पर कब्जा करे, दंगा करे, लव जिहाद करे, उसके बाद इस शख्स को वहां पर पहुंचना होता है। वीडियो बनाकर अल्लाह की कसम देकर मुसलमानों से जकात की रकम डोनेट करने को कहता है और कम से कम आधा दर्जन बार ये शख्स मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस चुका है। हैदराबाद का है तो AIMIM से क्या कनेक्शन होगा ये तो आप समझ सकते हैं। ये आदमी पहली बार चर्चा में बनभूलपुरा के बवाल के बाद आया था, जहां मुसलमानों ने पुलिस पर हमला किया था। उसके बाद इसने वहां मुसलमानों को नोटों की गड्डियां बांटी थी। और ये अकेला नहीं है, यदि जांच होगी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही निकलेगा। आज से 40 साल पहले जब अखबार गांव में एक दिन बाद पहुंचता था तो दिल्ली की खबर गांव में मौजूद मुसलमानों की मस्जिदों में अखबार से पहले पहुंच जाया करती थी। आज भी वही नेटवर्क काम कर रहा है और अधिक सोफिस्टिकेटेड और अधिक प्रभावशाली ढंग से हो रहा है। ऑब्जर्वर पोस्ट, FOEJ जैसे कथित संस्थानों की वेबसाइट्स आप खोल कर देखिए, उनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उनका संपादक कौन है, उनका ऑफिस कहाँ है, मूलतः आप ये जान नहीं पाएंगे कि ये चल कहाँ से रहे हैं और इन्हें चला कौन रहा है। ऑब्जर्वर पोस्ट की कहानी सुनिए। इन्होंने उत्तम नगर की घटना की कथित रिपोर्टिंग की और उसके बाद अगले ही दिन एक हिजाबधारी महिला को सामने बैठा दिया गया कि आज तक हमने पैसा नहीं मांगा है लेकिन अब मांग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही काम करते रहें तो हमारा सहयोग करें। FOEJ का पेज देखकर ये लगता है कि जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि कोई कांटेक्ट ना कर सके, कोई इन्फॉर्मेशन ही ना निकल सके। बाकी सभी पेजेस की स्थिति भी कमोबेश यही है। इन सभी में फिदाइनी मॉडल नजर आता है। वैसे तो फिदाइन आमतौर पर आत्मघाती इस्लामी हमलावरों को कहते हैं, लेकिन ये फिर इन्फॉर्मेशन और टूल किट को बांधकर फोड़ने की व्यवस्था के तहत ही निर्मित नजर आते हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। उत्तम नगर एक घटना है, यहाँ अभी उन्होंने ड्राई रन किया है। सोचिए, जब मॉब लिंचिंग करने वालों को पीड़ित दिखाया जा सकता है तो आगे क्या से क्या कर सकेंगे। ये सस्ते अल जजीरा है, ये BBC का फर्स्ट कॉपी वर्जन है, लेकिन इनका इम्पैक्ट ऐसा है कि आगे किसी भी हिंदू को विक्टिम की जगह आरोपी ही साबित करेंगे। अभी इनका फैक्ट चेक हो रहा है, लेकिन शायद
कल ये इसमें कामयाब ही हो जाए। देखते रहिए ऑप इंडिया।